नमस्कार। एक बार फिर से आपका ज्ञान विविध चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास का हमारा जो जर्मनी का एकीकरण था उसका फर्स्ट भाग हमने पहले पढ़ा। आज पढ़ेंगे इसमें बिस्मार्क का योगदान। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य रूप से देखा जाए तो बिस्मार्क का बड़ा योगदान है। इसने ही जो 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था जर्मनी, नेपोलियन ने उनको 39 में कर दिया, तो 39 राज्यों को एक करने का श्रेय किसको है? बिस्मार्क। इसका खूब योगदान है। अब होता क्या है, 1861 ईस्वी में विलियम फोर्थ की मृत्यु हो जाती है, जो किसका शासक है? प्रशा। देखो प्रशा का शासक है। 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। नाम क्या है? विलियम फोर्थ। विलियम फोर्थ की मृत्यु के बाद 1861 में उसी जगह विलियम प्रथम शासक बनता है। विलियम प्रथम ज्यादा कूटनीतिज्ञ नहीं था, तीक्ष्ण बुद्धि का नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक शक्ति थी, वो आदमी को परखने की शक्ति रखता था। तो उसने क्या किया, अपना चांसलर बिस्मार्क को नियुक्त कर लिया। चांसलर का मतलब प्रधानमंत्री। तो विलियम प्रथम ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किसको किया है? बिस्मार्क। अब बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन जब ये बिस्मार्क चांसलर बना, उस समय जो जर्मनी की बोल लीजिए या प्रशा की जो स्थिति थी उसका हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं। जैसे ये प्रधानमंत्री बना तो इसने क्या किया, सबसे पहले कहा कि भाई जो सैन्य शक्ति है वो कमजोर थी, तो उसको मजबूत कैसे करें। पहले कार्य इसने मजबूत करने किया। तो मजबूत करने से पहले जो समाजवाद था उसने कहा कि सेना शक्ति के लगाने के अलावा पहले हमारा कार्य कीजिए, हमारी जो जनता है उसको खाना दीजिए, या उसके लिए कोई कार्य कीजिए, जैसे उद्योग करना और सारी बात। तो अब क्या करता है, ये समाजवाद को खुश करने के लिए बिस्मार्क उसके कुछ योजनाएं बनाता है। जैसे दुर्घटना बीमा बना दी, स्वास्थ्य बीमा बना दी, और जो बूढ़े थे बुजुर्ग थे उनकी पेंशन लगा दी। तो इस प्रकार के कार्य किया, और ये प्रशासन जर्मनी के अंदर सबसे पहली बार यही कार्य हुआ है, जो बीमा वगैरह करना। जैसे वहाँ फैक्ट्री वगैरह थी तो मजदूर गिरकर उसका दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था, तो उस समय उसको क्लेम के रूप में पैसे मिल जाए। तो ये सुविधा किसने कर दी? बिस्मार्क ने। तो समाजवाद खुश हो गया। फिर क्या आता है, जो उदारवादी थे, प्रोटेस्ट धर्म को मानने वाले, नए विचारों वाले, उन्होंने कहा कि हम तो बिस्मार्क को नहीं मानते, क्योंकि ये चोर करके तो आया नहीं है, इसने तो विलियम प्रथम ने इसको प्रधानमंत्री बनाया। तो वो भी इससे नाराज थे, तो उनको भी खुश करना इसका पहला कार्य था। तो इसने क्या किया, जो पोप था, मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के धर्म थे ईसाई में, एक तो कैथोलिक था, एक प्रोटेस्ट था। तो उदारवादी थे वो प्रोटेस्ट के थे, और जो रूढ़िवादी थे वो कैथोलिक थे। और रूढ़िवादी किसको मानते थे? पोप को मानते थे। सर्वसर्व किसको मानते थे? पोप को। तो इसने क्या किया, बिस्मार्क ने पोप के जितने भी अधिकार थे सबको समाप्त कर दिया। अब प्रोटेस्ट वाले ये चीज चाह रहे थे कि हम पोप के अधीन ना रहे, हमारे जो पवित्र ग्रंथ है बाइबल उसको माने। तो जो उदारवादी विचार वालों के थे, प्रोटेस्ट धर्म के थे, वो इस चीज से खुश हुए और बिस्मार्क के साथ हो लिए। फिर बिस्मार्क ने सैन्य शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की, या सबसे पहले यही जरूरी काम था कि अपनी जो राज्य था प्रशा, उसमें सबसे ज्यादा सैन्य शक्ति मजबूत हो, ताकि हम इसका एकीकरण आसानी से कर पाए। तो ये जो पहले जब ये विलियम फोर्थ राजा बना था, उससे ये तय किया गया था कि ये तो ताज तो विलियम फोर्थ के पास रहेगा, लेकिन जो शक्तियां हैं वो किसके पास रहेगी? संसद के पास। तो बिस्मार्क ने ये कहा कि हम संसद को नहीं मानेंगे। संसद ने क्या कहा कि हम सैन्य शक्ति पर कोई बिल पास नहीं करेंगे, उस पर कोई अलग से खर्चा नहीं करेंगे। ये बिस्मार्क तो ये चाहता खर्चा हो ताकि सैन्य शक्ति बढ़े, लेकिन वो देना नहीं चाह रहे थे। तो बिस्मार्क ने क्या किया, उनकी बिना परमिशन के, संसद की बिना परमिशन के जनता पर कुछ कर लगाया, और कर के द्वारा जो आय हुई उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया। तो सबसे पहले बिस्मार्क ने जो इनके खिलाफ थे उनको अपने पैर में किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया। तो ये सारे कार्य करने के बाद बिस्मार्क बड़ा कूटनीतिज्ञ था, तीव्र बुद्धि का था, तो इसने ऐसा कार्य अपनी सोच समझ से पूर्ण कर लिया। और अब फिर इसने क्या कहा कि हम
ऐसे तो जर्मनी का एकीकरण कर नहीं पाएंगे, तो रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। किसकी नीति अपनाई है? रक्त एवं लौह की नीति। इससे ही हम जर्मनी का एकीकरण करना संभव है। तो एक बात और ये चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण तो करेंगे, लेकिन एक और बात है, जो शासक होगा वो किसका होगा? प्रशा वाला। ये दो बातें इसकी थी। तो अब क्या करता है, जैसे मैंने आपको दर्शाया, पहला पॉइंट है डेनमार्क से युद्ध एवं गेस्टाइन की संधि। ये 3 चरणों में अपना जर्मनी एकीकरण पूरा करता है। तो ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है और ये तीसरा चरण है। ये 3 चरण। तो पहले चरण में क्या करता है, पास में ही डेनमार्क एक राज्य है, उसके 2 राज्य हैं। कौन कौन से? स्लेस्विन और होल्स्टाइन। ये दोनों जर्मन भाषा बोली जाती है। तो ये क्या कहा, ऑस्ट्रेलिया से कहा। अब एक बात और थी, मैंने आपको बताए थे 39 राज्य थे। 39 राज्यों में 2 शक्तिशाली थे, प्रशा और ऑस्ट्रिया, और बाकी छोटे छोटे थे। ये पहले विवरण हो चुका है। तो उसमें से जो प्रशा ने ऑस्ट्रिया को कहा कि हम दोनों मिलकर डेनमार्क पर आक्रमण करते हैं और उससे ये दोनों राज्य प्राप्त कर लेते हैं। तो अपनी कूटनीति से ऑस्ट्रेलिया को बिस्मार्क राज्य कर लेता है डेनमार्क पर युद्ध करने के लिए। दोनों मिलकर डेनमार्क पर युद्ध करते हैं और दोनों की शक्ति के साथ में डेनमार्क की पराजय हो जाती है और स्लेस्विन और होल्स्टाइन किसको प्राप्त हो जाते हैं? जर्मनी। और फिर एक संधि होती है जिसका नाम है गेस्टाइन की संधि। ये कब होती है? 14 अगस्त 1865 ईस्वी। ध्यान रखना, गेस्टाइन की संधि हुई है ये 14 अगस्त 1565 ईस्वी को। इसमें क्या तय होता है, जो 2 राज्य मिले हैं डेनमार्क से जर्मनी को, 2 राज्य मिले हैं स्लेस्विन और होल्स्टाइन। तो स्लेस्विन तो कौन रख लेगा? प्रशा। इसको दो, और इसको कौन रखेगा? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये राज्य दोनों को दे दिए गए। ये बात हो गई। तो यहाँ कहते हैं कि जो ऑस्ट्रिया था, इसकी ये राजनीतिक भूल थी, जो इसके साथ मिलकर इसने डेनमार्क पर युद्ध किया। तो ये पहला चरण पूरा हुआ, डेनमार्क से युद्ध किया। और कौन सी संधि हुई है? गेस्टाइन की संधि। ध्यान में रखना, और डेट भी ध्यान में रखना कब हुई है। 14 अगस्त 1865 ईस्वी में गेस्टाइन की संधि होती है, जिसमें जो 2 राज्य मिले हुए हैं, 2 ये स्लेस्विन और होल्स्टाइन, ये दोनों अपने अपने बांट लेते हैं। स्लेस्विन प्रशा ले लेता है और होल्स्टाइन ऑस्ट्रेलिया को दे देता है। ये पहला चरण हुआ। अब आगे जो बिस्मार्क का प्लान था या चाल थी उसकी, ये क्या करता है, जो अन्य छोटे छोटे थे ना राज्य, उनको बोलता है कि आप हमारे साथ आ जाइए। और उन छोटे छोटे राज्यों के भी यही था कि अगर हम अकेले ही रहें तो कोई ना कोई यहाँ पर अधिकार कर लेगा। इससे अच्छा है कि हम प्रशा के साथ ही मिल जाए, ताकि हमारा एक अस्तित्व तो रहेगा। तो जो प्रशा के पास में थे, मतलब उत्तर में थे, वो सारे प्रशा की तरफ आ गए, और कुछ जो दक्षिण में थे वो किसकी तरफ मिल गए? ऑस्ट्रिया की तरफ। उसको था, उन छोटे छोटे राज्यों को पता था कि अगर हमने प्रशा के साथ नहीं मिला तो युद्ध करके हमें साथ कर लेगा। इससे अच्छा है हम कुछ ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल जाए। तो कुछ ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलते हैं और कुछ प्रशा के साथ। जो छोटे छोटे राज्य थे वो सारे इनके साथ मिलते हैं। तो अब केवल मात्र जर्मनी में 2 ही राज्य बचे, प्रशा और ऑस्ट्रिया, 2 राज्य बचे। अब अगली का काम क्या करता है बिस्मार्क? ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता है। देखो, ऑस्ट्रिया विस प्रशा दोनों के बीच में युद्ध होता है। यहाँ क्या होता है, जो फ्रांस का शासक है नेपोलियन थर्ड, आपने पहले पढ़ा था, वो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो नहीं है, ये नेपोलियन तृतीय मतलब थर्ड है। ये वहां अभी वर्तमान में, उस समय जब ये एकीकरण हो रहा था उसमें फ्रांस का शासक था। तो वो ऑस्ट्रेलिया को सहायता देना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया का सहायता कौन देना चाहता था? फ्रांस। तो फ्रांस को प्रशा ने क्या कहा कि आप ऑस्ट्रेलिया का साथ मत दीजिए, मैं आपको कुछ राइन के प्रदेश आपको दे दूंगा। जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया विजय प्राप्त की तो कुछ प्रदेश आपको मिल जाएंगे। ये फ्रांस के साथ बात हो गई। तो फ्रांस ने कहा बिना युद्ध लड़े प्रदेश प्राप्त हो रहे तो क्यों युद्ध लड़े, क्यों अपनी सैन्य शक्ति का पाए। तो वो शांत रहा। अब क्या करता है प्रशा? ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करता है। और मैंने आपको औद्योगिकरण में बताया था, प्रशा ने अपने व्यापार के बाद
व्यापार तो संगठन कर लिया था, और जो इसका चांसलर था बिस्मार्क, किसका, विलियम प्रथम का, उसने सैन्य शक्ति मजबूत कर दी थी। तो ऑस्ट्रिया के सामने प्रसा बड़ा ही मजबूत था। तो केवल मात्र 7 दिनों के अंदर अंदर प्रसा ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ठीक है, तो प्रसा ने किसको हराया, ऑस्ट्रिया को। और दोनों के बीच में संधि कौन सी हुई है, प्राग की संधि। कब होती है, इसकी भी डेट ध्यान रखना, 23 अगस्त 1866 ईस्वी। ठीक है, ये संधि होती है प्राग की। किन किन के मध्य, ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य। 23 अगस्त 1866 ईस्वी में प्राग की संधि होती है। तो 2 चरण इसने पूर्ण कर लिए हैं। डेनमार्क से दोनों राज्य प्राप्त कर लिए, छोटे छोटे राज्य थे उनको अपने साथ मिला लिया। अब जो बचा था कौन, ऑस्ट्रिया, उसको भी युद्ध करके अपने साथ मिला लिया, और साथ में संधि होगी प्राग की। अब ऑस्ट्रेलिया को साथ में तो मिला लिया था, लेकिन जो ऑस्ट्रिया वासी थे वो उन्होंने कहा कि हम प्रसा के कायदे कानून को नहीं मानेंगे, ये हम पर दबाव नहीं बना सकता। तो अब क्या करता है बिस्मार्क, अगला चरण करता है, ये कहता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं मिलोगे तो हो सकता है आप पर फ्रांस ने अटैक किया, आक्रमण किया और आपको जीत ले, तो जर्मनी पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो सब में क्या, राष्ट्रवाद की भावना जागृत होगी जो जर्मन भाषी थे सभी के अंदर, कि उससे फ्रांस से अच्छा रहे, कब्जे में रहना अच्छा है, हम प्रसा के साथ ही रहे। अब फ्रांस को क्या हुआ, जो जब प्रसा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध कर रहा था उस समय उसने फ्रांस को बोला था कि मैं आपको कुछ प्रदेश दे दूंगा, लेकिन जैसे ही युद्ध जीतता है प्रसा ऑस्ट्रिया के साथ है, तो फ्रांस को जो किया वादा है वो निभाता नहीं है। इससे फ्रांस नाराज हो जाता है, और एक और क्या करता है, फ्रांस को उकसा रहा है ताकि वो आक्रमण करे और उसको हराए और पूरा एकीकरण हो जाए, जो ये बात नहीं मान रहे थे उसके वासी, वो पूर्ण हो जाए। तो दूसरा काम क्या करता है, फ्रांस के पास में है स्पेन, तो स्पेन पर प्रसा आक्रमण करता है और स्पेन को जीत लेता है और स्पेन पर अपना शासक रखता है। अब फ्रांस सोचता है कि इधर स्पेन में भी प्रसा का ही राज है और उधर प्रसा का ही, दोनों यही शक्तिशाली, तो अब ऐसा किया जाए, करो या मरो, अब मैं आक्रमण ही कर देता हूँ। तो फ्रांस प्रसा पर आक्रमण कर देता है, और प्रसा यही चाह रहा था, बिस्मार्क यही चाह रहा था कि हम पर आक्रमण करे ताकि उसको हम हरा दें। तो प्रसा की शक्ति बहुत ही मजबूत थी, सैन्य शक्ति पूरा एक था, उनके साथ में ऑस्ट्रेलिया को मिला लिया था, तो बुरी तरह फ्रांस को हरा दिया। फ्रांस वासियों ने उस समय एक बात कही थी कि आज मेरे दिल पर ये चोट लगी है, दिल पर घाव दिया है, इसने मेरे आत्मा पर चोट लगी है, ये फ्रांस वासियों ने कहा था जब प्रसा ने फ्रांस को हराया था। तो ये तीसरा जो होता है ना, ये फ्रेंच युद्ध, ये किसके साथ होता है, फ्रांस के साथ। ठीक है, और करता कौन है, प्रसा। लेकिन देखा जाए तो पूरी जर्मनी में प्रसा एक ही रहती रहा, क्यों से एक के साथ मिल गया, छोटे छोटे सारे साथ मिले हुए हैं। तो प्रसा किस पर आक्रमण करता है, फ्रांस पर, और फ्रांस को जीत लेता है, और नेपोलियन ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया उस समय। और उसी समय फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, ध्यान में रखना। इसकी डेट क्या है, 21 फरवरी 1871 ईस्वी। किसकी संधि होती है, फ्रैंकफर्ट की संधि। किनके मध्य होती है, फ्रांस और प्रसा के मध्य। और जो युद्ध में हरजाना था वो 3 अरब हरजाना भी फ्रांस को धीरे धीरे चुकाने के लिए बोला गया। ये तो फ्रांस देने स्थिति में था, ऊपर से इतना भारी हरजाना, लेकिन युद्ध के समय जो संधि होती है उसमें देना पड़ता है। तो ये हो गई संधि फ्रैंकफर्ट की। तो तीनों चरण अब बिस्मार्क ने अपने कूटनीति से दृढ़ विश्वास से पूर्ण कर लिया था। सबसे पहले डेनमार्क का हुआ, जिसमें गेस्टाइन की संधि कब होती है, 14 अगस्त 1865 ईस्वी को, जिसमें 2 राज्य मिलते हैं, कौन कौन से, स्लेस्विग और होल्स्टाइन। स्लेस्विग किसको मिलता है, प्रसा को, और होल्स्टाइन किसको मिलता है, ऑस्ट्रिया को। ध्यान में रखना, वरना है ना बिस्मार्क का योगदान, तो कंप्लीट आपको लिखकर बताना है। फिर सेकंड चरण आता है, उसमें प्रसा किस पर आक्रमण करता है, ऑस्ट्रिया पर, और आक्रमण कर 7 दिनों के अंदर अंदर ऑस्ट्रिया को हरा देता है। और इन दोनों के बीच में संधि होती है जिसका नाम है प्राग की संधि। ये कब होती है, 23 अगस्त 1866 ईस्वी। ये भी डेट आप ध्यान में रखोगे।
इसके बाद में ये ऑस्ट्रियावासी थे, ये मानने से इनकार करे थे। अधीन तो हो गए थे लेकिन इनके जो कानून का देश को मानने से मना करे थे। तो प्रसा ने मतलब बिस्मार्क ने फ्रांस को उकसाया। एक तो उसको प्रदेश नीति वादा किया, दूसरा स्पेन वाला तो उकसाने पर फ्रांस ने आक्रमण किया। तो ये तीसरा चरण था जैकोबेशन और फ्रांस का आक्रमण किस पर? प्रसा पर। तो प्रसा ने फ्रांस को बुरी तरह हरा दिया और प्रसावासियों ने कहा कि हमारी आत्मा पर चोटें की है। इसके साथ एक संधि होती है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट संधि। वो कब हुई? 21 फरवरी 1871 ईस्वी को। ध्यान में रखना तीनों संधि कब किसके साथ हुई, डेट सही। तो अब विश्व एक जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। कैसे? बिस्मार्क की रक्त एवं लौह की नीति, अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और कूटनीति से बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।